हेलो साथियों, सभी का स्वागत है और अभिनंदन करता हूं आज की इस क्लास में। तो आज बात करते हैं अलवर के कछवाहा वंश के बारे में। अलवर का जो इतिहास है उसके बारे में आज बात करते हैं। इससे पहले मैंने कछवा वंश में जो आमेर का कछवा वंश था उसके बारे में वीडियो बना कर रखा, आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आज बात करते हैं अलवर के कछवा वंश के बारे में। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। अलवर का कछवा वंश। और अलवर में मुख्य रूप से एक ही वंश था, कछवा वंश, उन्हीं का शासन था। अलवर में कछवा वंश का शासन था। अलवर में कछवा वंश की नरु का शासन, नरु का जो शाखा है कछवा वंश की, उसका शासन था। अलवर के कछवा वंश के प्रमुख राजा कौन कौन से थे? तो प्रताप सिंह, बख्तावर सिंह, विनय सिंह, जय सिंह, तेज सिंह। तेज सिंह जो है ये अलवर का अंतिम शासक था। बात करते हैं प्रताप सिंह की। बात करते हैं प्रताप सिंह की। प्रताप सिंह माचेडी का सामंत था। माचेडी जयपुर रियासत में शामिल था। प्रताप सिंह माचेडी जयपुर से अलवर आया था। पहले वहाँ का शासक था, सामंत था, बाद में ये अलवर आया था। प्रताप सिंह अलवर में कछवा वंश का शासक था। 1774 में मुगल बादशाह शाह आलम सेकंड ने प्रताप सिंह को अलवर का स्वतंत्र राजा घोषित कर दिया। 1775 ईस्वी में प्रताप सिंह ने अलवर पर अधिकार कर लिया। बात करते हैं प्रताप सिंह के दरबारी विद्वान की। तो जाचक जीवन जो है, जाचक जीवन, तो जाचक जीवन जो है प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था, दरबारी कवि कह सकते हैं। बात करते हैं जाचक जीवन की। तो जाचक जीवन प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। जाचक जीवन के द्वारा प्रताप रासो नामक पुस्तक लिखी गई। तो प्रताप रासो नामक जो पुस्तक है वो किसने लिखी थी? जाचक जीवन ने। और जाचक जीवन जो है ये प्रताप सिंह का दरबारी विद्वान था। बात करते हैं बख्तावर सिंह की। तो ये दूसरा राजा था अलवर का। बख्तावर सिंह अलवर में कछवा वंश का शासक था। बख्तावर सिंह बख्तेश तथा संद्रसखी नाम से कविता लिखता था। किस नाम से? बख्तेश और संद्रसखी। 14 नवंबर 1803 में बख्तावर सिंह ने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि कर ली थी। तो अंग्रेजों के अलवर का वह शासक जिन्होंने अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, तो वो शासक कौन था? बख्तावर सिंह था, जिन्होंने 14 नवंबर 1803 में संधि की थी। अलवर तथा भरतपुर राजस्थान में दो रियासतें हैं जिन्होंने 1803 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी। राजस्थान की दो ऐसी रियासतें जिन्होंने 1803 में अंग्रेजों के साथ सहायक संधि की थी, तो अलवर व भरतपुर थी। बात करते हैं लसवाड़ी का युद्ध। एक है लसवाड़ी का युद्ध जो 1803 में हुआ था। तो बात करते हैं लसवाड़ी के युद्ध के बारे में। तो लसवाड़ी का युद्ध 1 नवंबर 1803 में लसवाड़ी नामक स्थान पर लड़ा गया था। लसवाड़ी का युद्ध अंग्रेज और मराठों के मध्य लड़ा गया था। अगर पूछा जाए कि राजस्थान में सबसे पहले मराठा आए वो किस जिले में आए थे, तो बूंदी जिले में आए थे। तो लसवाड़ी का युद्ध अंग्रेजों और मराठों के मध्य लड़ा गया था। लसवाड़ी के युद्ध में बख्तावर सिंह ने मराठों के खिलाफ अंग्रेजों का साथ दिया था। तो जो लसवाड़ी का युद्ध हुआ था उसमें बख्तावर सिंह ने जो है वो अंग्रेजों का साथ दिया था मराठों के खिलाफ जाकर। बात करते हैं अगले शासक विनय सिंह। विनय सिंह अलवर का शासक था। मूसी महारानी जो है अलवर के राजा विनय सिंह की दासी थी। विनय सिंह ने अलवर में मूसी महारानी की छतरी का निर्माण करवाया था। मूसी महारानी की जो छतरी वो 80 खंभों की, अगर पूछी जाए 84 खंभों की छतरी जो है वो बूंदी जिले में स्थित है। बात करते हैं सिलीसेड झील जिसे राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है, ये अलवर जिले में स्थित है। तो अलवर के राजा विनय सिंह ने अपनी रानी शीला के लिए अलवर में सिलीसेड झील का निर्माण करवाया था। तो सिलीसेड झील है जिसका निर्माण किसने करवाया था? विनय सिंह ने अपनी जो रानी थी शीला उसके लिए इस झील का निर्माण करवा। सिलीसेड झील को राजस्थान का नंदन कानन कहा जाता है। अगला शासक है जय सिंह। जय सिंह अलवर में कछवा वंश का शासक था। जय सिंह ने उत्तर प्रदेश की बनारस हिंदू जो विश्वविद्यालय है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी BSU जो है उनको आर्थिक सहायता है वो प्रदान की थी। जय सिंह ने उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मुस्लिम जो विश्वविद्यालय है उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। तो उत्तर प्रदेश की दो विश्वविद्यालय, एक तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय और दूसरी है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इन दोनों को जो आर्थिक सहायता प्रदान की थी वो अलवर का शासक कौन था? जय सिंह था। जय सिंह ने लाहौर की सनातन धर्म कॉलेज है उनको भी आर्थिक सहायता प्रदान की थी। जय सिंह ने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह तथा
अनमेल विवाह पर रोक लगा दी थी। अलवर का वह शासक जिन्होंने 10 दिसंबर 1903 को बाल विवाह तथा अनमेल विवाह पर रोक लगाई थी, वो शासक कौन था? जयसिंह था। जयसिंह ने स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग है वो आरंभ कर दिया था और विदेशी वस्तुओं का इन्होंने बहिष्कार करना शुरू कर दिया था। जयसिंह ने गांव में पंचायतों की स्थापना की थी और जयसिंह था जिन्होंने गांव में पंचायतों की स्थापना की थी। ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग के आगमन के समय जयसिंह ने अलवर में सरिस्का महल का निर्माण करवाया था। एक आगमन हुआ था किसका? जयसिंह के समय हुआ था ड्यूक ऑफ एडिनबर्ग का, उसमें अलवर में सरिस्का महलों का जो निर्माण है वो जयसिंह ने करवाया था। 1933 में अलवर के तिजारा दंगों के बाद अंग्रेजों ने जयसिंह को वहाँ का राजा जो है हटा दिया था। तो अंग्रेजों ने वहाँ का राजा जो है हटा दिया था, किसे? जयसिंह को। पहले जयसिंह शासक था। जब ये घटना घटी तिजारा में दंगे फसाद शुरू हो गए, तो ये बात है 1933 की। तो उसमें जनता भी ये चाहती थी कि हमारा जो शासक है वो जयसिंह ना हो, कोई और शासक बनाया जाए, लेकिन जयसिंह को बनाना उन्होंने मंजूर नहीं किया। तिजारा के जैन मंदिर भी स्थित है, प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है तिजारा के जैन मंदिर जो अलवर में स्थित है। अंग्रेजों के द्वारा राजा के पद से हटाने के बाद जयसिंह है वो कहाँ चला गया? पेरिस, फ्रांस चला गया और जयसिंह की मृत्यु जो है वहाँ पेरिस, फ्रांस में हो जाती है। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का अध्यक्ष कौन था? महाराजा गंगा सिंह था। तो गंगा सिंह के बाद चैम्बर ऑफ जो प्रिंसेस है इनका अध्यक्ष कौन बना था? जयसिंह बना था। जयसिंह ने चैम्बर ऑफ प्रिंसेस का नाम बदलकर नरेंद्र मंडल कर दिया। अगर बात की जाए महाराजा गंगा सिंह की, तो रामदेव जी की जो मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके साथ ही जो गोलमेल सम्मेलन हुए थे उसमें भी महाराजा गंगा सिंह ने भाग लिया था। इसके साथ ही जो राजस्थान की जो पहली नहर है गंग नहर, उनको लाने का जो श्रेय है वो भी महाराजा गंगा सिंह को दिया था। इसके साथ ही जो हनुमानगढ़ में भद्रकाली माता का मंदिर है उनका निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके साथ ही गोगा जी का जो प्रसिद्ध मंदिर है नौर हनुमानगढ़ में, उनका जो आधुनिक निर्माण है, जो पुनर्निर्माण है, वो किसने करवाया था? महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। इसके साथ ही करणी माता के मंदिर में जो चांदी के किवाड़ है उनका निर्माण भी महाराजा गंगा सिंह ने करवाया था। बात करते हैं हिंदी जो राष्ट्रभाषा है। जयसिंह ने अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया था। महाराजा किशन सिंह ने भरतपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कर। महाराजा भरतपुर के वह शासक जिन्होंने भरतपुर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया तो वो शासक थे महाराजा किशन सिंह। अगर अलवर में पूछा जाए कि वो शासक जिन्होंने अलवर में हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित किया था वो शासक कौन था? जयसिंह था। अगला शासक है तेज सिंह जो अलवर का अंतिम शासक था। तेज सिंह भारत की आज़ादी के समय अलवर का राजा था, वो अलवर का अंतिम शासक था। महात्मा गांधी की हत्या में तेज सिंह की सदिग्ध भूमिका थी, लेकिन बाद में उच्चतम न्यायालय या कह सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय जो है, हाई कोर्ट नहीं सुप्रीम कोर्ट जो है जो दिल्ली में स्थित है, वहां से इन्होंने तेज सिंह को जो इन्होंने क्या किया, तेज सिंह को निर्दोष करार दे दिया कि इनका कोई दोष नहीं है। अगर बात करते हैं अलवर के प्रमुख दुर्गों में से भानगढ़ दुर्ग। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान के एक छोर पर स्थित है। यहाँ का किला बहुत ही प्रसिद्ध किला है और इसे भूतिया दुर्ग के नाम से जाना जाता है। इस किले को आमेर के राजा भगवंत दास था जिन्होंने 1583 ईस्वी में यह किला बनवाया था। भगवंत दास के छोटे बेटे तथा मुगल शहंशाह अकबर के नवरत्नों में शामिल मान सिंह के भाई माधो सिंह ने बाद में इसे अपनी रिहास बना दिया था। माधो सिंह के 3 बेटे थे, सुजान सिंह, छतर सिंह और तेज सिंह। माधो सिंह के बाद छतर सिंह भानगढ़ का शासक बना। छतर सिंह का बेटा अजब सिंह था, ये भी शाही मनसबदार थे। अजब सिंह ने अपने नाम पर अजबगढ़ बसाया था। अजबगढ़ भी अलवर में स्थित है। तो अजब सिंह का बेटा था काबिल सिंह और उनका बेटा जसवंत सिंह अजबगढ़ में रहते थे। अजब सिंह के बेटा हरि सिंह भानगढ़ में रहते थे और माधो सिंह के 2 वंशज थे। हरि सिंह के बेटे औरंगजेब के समय में मुसलमान हो गए थे, उन्हें भानगढ़ दे दिया गया था। मुगलों के कमजोर पड़ने पर महाराजा स्वाई जय सिंह जी ने उन्हें मारकर भानगढ़ पर अधिकार कर लिया था। बात करते हैं स्वाई जय सिंह की। तो स्वाई जय सिंह वह शासक जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी 18 नवंबर 1727 में। तो ये स्वाई जय सिंह सेकंड थे जिन्होंने जयपुर की स्थापना की थी
और जयपुर जो है राजस्थान के एकीकरण के समय वृत्त राजस्थान की राजधानी थी। 30 मार्च 1949 की बात है। अगर बात की जाए जयपुर का आधुनिक निर्माता कौन था, तो मिर्जा इस्माइल है, वो जयपुर के आधुनिक निर्माता थे। अगर जयपुर का जो परिवहन कोड है आज 14 है। जयपुर जिले का शुभंकर जो है शीतल है। जयपुर को राजधानी जो पहले जो है राजस्थान की राजधानी जो है वो जोधपुर घोषित करना चाहिए, लेकिन जोधपुर की जगह जोधपुर सही नहीं लगी। इसके बाद जयपुर को राजधानी जो है पेयजल आपूर्ति के आधार पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। पी सत्येंद्र राव समिति की सिफारिश पर जयपुर को राजधानी घोषित किया गया। अगर पूछा जाए कि जयपुर का वास्तुकार कौन था, तो विद्याधर भट्टाचार्य था। जयपुर शहर की नींव किसने रखी थी, तो पंडित जगन्नाथ ने रखी थी। और जयपुर शहर की जो जानकारी है वो बुद्धि विलास ग्रंथ है भगत राम का। भगत राम जो साक्षु जयपुर के थे, बुद्धि विलास ग्रंथ में ही जयपुर की जानकारी मिलती है। और जयपुर को गेरुआ रंग से किस शासक ने रंगवाया था, तो राम सिंह सैकड़ ने रंगवाया था। कब रंगवाया था, जब अल्बर्ट के आगमन पर जयपुर को वैभव नगरी, रंगश्री का द्वीप, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, रत्न आभूषणों की नगरी, पिंक सिटी, पूर्व का पेरिस कहा था, पन्ना नगरी कहा था, मेट्रो सिटी का, इसके साथ ही राजस्थान का मस्तिष्क जयपुर शहर को कहा जाता है। तो ये जयसिंह के बारे में कुछ कथन थे महत्वपूर्ण। अगर बात करते हैं भानगढ़ के किले के बारे में, तो भानगढ़ का किला 4 दीवारी से घिरा है, जिसके अंदर प्रवेश करते ही दाईं ओर कुछ हवेलियों के अवशेष दिखाई देते हैं। सामने बाजार जिसमें सड़क के दोनों तरफ कतार में बनाई गई 2 मंजिली दुकानों के खंडहर भी हैं। किले के आखिरी छोर पर दोहरे आगते से घिरा 3 मंजिला महल है, जिसके ऊपरी मंजिल लगभग पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है। भानगढ़ का किला चारों ओर से पहाड़ियों से घिरा है और चारों ओर पहाड़ियों से ये घिरा हुआ किला वर्षा ऋतु में यहाँ की रौनक देखने को ही बनती है। यहाँ पर चारों तरफ पहाड़ियों पर हरियाली हरियाली दिखाई देती है। वर्षा ऋतु में यह दृश्य बहुत ही सुंदर हो जाता है। भानगढ़ को दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में से शामिल किया गया। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर आज भी भूत रहते हैं। आज भी यहाँ सूर्योदय होने से पहले और सूर्यास्त होने के बाद किसी को रुकने की इजाज़त नहीं है। भानगढ़ से संबंधित उक्त कथा, भानगढ़ में एक बालूनाथ योगी था, जो वहाँ उनका तपस्या स्थल है, वहीं पर तपस्या करता था। वो व्यक्ति कौन था, बालूनाथ योगी था। तो बालू जिसने इस शर्त पर भानगढ़ के किले को बनाने की सहमति दी कि किले की परछाई कभी भी मेरी तपस्या स्थल को नहीं सोनी चाहिए। परंतु महाराजा जो माधो सिंह था, परंतु महाराजा माधो सिंह के वंशजों ने इस बात पर ध्यान न देते हुए किले का जो निर्माण है ऊपर की ओर जारी रखा। इसके बाद एक दिन किले की जो परछाई है वो तपस्या स्थल पर पड़ जाती है, जिस पर योगी बालूनाथ ने भानगढ़ को श्राप देकर ध्वस्त कर दिया। श्री बालूनाथ जी की समाधि आज भी वहां पर मौजूद है। अनेक कथा क्या है कि अनेक कथा भी जिसके बारे में इसे डरावना दुर्ग कहा जाता है। ऐसा क्या हुआ जिसके कारण को क्या कहा जाता है, डरावना दुर्ग कहा जाता है। तो भानगढ़ की राजकुमारी रत्नावती अपूर्व सुंदरी थी, जिसके स्वयंवर की तैयारी चल रही थी। उसी राज्य में एक तांत्रिक सिंधिया नाम का था, एक तांत्रिक था सिंधिया नाम का, जो राजकुमारी को पाना चाहता था, परंतु यह संभव नहीं था। इसलिए तांत्रिक सिंधिया ने राजकुमारी की दासी, जो राजकुमारी के श्रृंगार के लिए तेल लाने बाजार आई थी, उस तेल को जादू से सम्मोहित करने वाला बना दिया। उस तेल में जादू कर दिया था इस तांत्रिक सिंधिया ने। राजकुमारी रत्नावती के हाथ से वह तेल एक चट्टान पर गिरा तो वह चट्टान तांत्रिक सिंधिया की तरफ लुढ़कती हुई आने लगी और उसके ऊपर गिरकर उसे मार दिया। तांत्रिक सिंधिया मरते समय उस नगरी व राजकुमारी को नाश होने का श्राप दे दिया था, जिससे यह नगर जो है ये किला ध्वस्त हो गया। तो ये भानगढ़ का किला है। इसके साथ ही जैसलमेर में एक स्थान है जिसका नाम है गांव है कुलदरा गांव, जो भूतिया गांव के नाम से ही प्रसिद्ध है। तो उस गांव को भूतिया गांव कह सकते हैं, हेटेंट पैलेस कहा जाता है। और ये गांव प्राचीन काल में पालीवाल ब्राह्मणों का था। पाली के जो पालीवाल ब्राह्मण होते वह यहाँ आकर बसे थे, लेकिन उसमें जैसलमेर का शासक था गज सिंह। उनका एक दीवान कह सकते हैं या प्रधानमंत्री कह सकते हैं सालम सिंह, जो क्रूर व्यक्ति था, वहाँ के लोगों से कर वसूली करता था। लेकिन उसे एक लड़की है वो उसे पसंद आ जाती, वो कहता कि मैं इस लड़की से शादी करना चाहता हूँ, लेकिन गांव के लोग नहीं मानते। वो एक अलग अलग धर्म होते, तो वो जो पाली ब्राह्मण थे उनकी वो रीत नहीं होती, तो उन्होंने शादी करने से मना कर दिया।
वो उन लोगों से कर भी ज़्यादा लेता था, उनको परेशान करता रहता था। तो गांव वालों ने मिलकर फैसला लिया कि हम ये गांव जो है रातों रात छोड़ देंगे। तो उस गांव वाले जब रातों रात छोड़ा था उस गांव को, तो उसी समय उस गांव को श्राप दे दिया था कि इसके बाद हमारे यहाँ जाने के बाद यहाँ पर कोई निवास नहीं करेगा। तो ये 200 वर्षों से आज भी खाली पड़ा है। तो यहाँ पर वर्तमान में जिंदल ग्रुप है इनको पर्यटन के रूप में विकसित कर रहा है। और 2019 में कोलदरा गांव में व्हेल मछली के अवशेष भी मिले हैं। तो ये अलवर का कस्बा बंद था। अलवर ज़िले के बारे में संपूर्ण जानकारी मैंने देने की कोशिश की है। वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।